क्लास 6 की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं इकाई 6 जीव जगत। तो इस चैप्टर को बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और इसमें हम लोगों ने बच्चों सजीवों के लक्षणों के बारे में चर्चा की थी। सजीव और निर्जीव के अंतर भी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले की वीडियो क्लासेस में। साथ ही बच्चों कोशिका के बारे में भी हम लोगों ने जाना था बच्चों, और सजीवों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जा सकता है, वर्गीकरण क्या है, तो उसके बारे में भी चर्चा की थी। तो सजीवों में बच्चों जंतु भी आते हैं, पौधे भी आते हैं। जंतुओं का वर्गीकरण जो है वो हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लास में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पौधों का वर्गीकरण। तो पौधों को कैसे वर्गीकृत किया गया है, तो पौधों का वर्गीकरण बच्चों 3 आधार पर किया गया है। पुष्प के आधार पर, उनके आकार के आधार पर और आयु के आधार पर। तो 3 आधार उनके हैं पौधों को वर्गीकृत करने के। तो यहाँ पर बच्चों कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है जो कि आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो किसको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो जो थियोफ्रेस्टस जो थे उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जो हम ये पेड़ पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं यानी उसको, इस विज्ञान को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। जब जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं उन्हें जंतु विज्ञान कहा जाता है ना। तो जो अरस्तु जो थे उनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, और जो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो ये जो है ये 2 बच्चों, जो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस, और वर्गीकरण के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस, और अरस्तु जो है वो जंतु विज्ञान के जनक हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है, ये आप याद रखिएगा, आगे के लिए भी याद रखिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं बच्चों वर्गीकरण का जो आधार है। पहला पुष्प के आधार पर वर्गीकरण। तो इसके आधार पर जो है वो पौधों को 2 भागों में बांटा गया, पुष्पीय पौधे और अपुष्पीय पौधे। नाम से स्पष्ट है बच्चों, पुष्प यानी होता है फूल, यानी जिन पौधों में फूल लगते हैं, फल लगते हैं, तो ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे, पुष्पीय पौधे कहलाएंगे। तो पुष्पीय पौधों पर पुष्प और फल दोनों लगते हैं। ये पूर्ण मतलब दोनों लगते हैं, तात्पर्य ये नहीं है कि कोई ज़रूरी नहीं है अगर वो फूल वाला पेड़ होगा तो उसमें तो केवल फूल ही उगेगा ना, लेकिन अगर फूल उग रहा है तो वो कौन सा पौधा होगा, पुष्पीय पौधा होगा। इनमें जो है ये पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसे गुलाब का हो गया पौधा, सरसों का, सूरजमुखी का, आम, कुमुदनी, ये सब जो है। यहाँ पर देखिए बच्चों चित्र भी बने हुए हैं, आपको विभिन्न प्रकार के पुष्पीय पौधों के चित्र दिए हुए हैं। यहाँ पर ये सरसों का पेड़ है ना, आपने देखा भी होगा, पीले पीले कलर के उसमें फूल लगे होते हैं। गुलाब में तो कई कलर के गुलाब होते हैं, इसकी झाड़ी भी आपने देखी होगी, पौधे देखे होंगे ना। कुमुदनी जो है ये देखिए कमल का फूल खिला हुआ है, इसमें फूल भी है, पत्ती भी है, जड़ भी है, तना भी है, और सूरजमुखी। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोगों ने देखी है और जानते हैं। तो ऐसे पौधे जिसमें जो है पुष्प लगते हैं और उसके बाद फल लगते हैं, तो ऐसे पौधे क्या कहलाएंगे, पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है, अपुष्पीय पौधे कौन से हैं, तो अपुष्पीय पौधे बच्चों, अपुष्पीय से मतलब है कि जिनमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं, उसमें फूल जो आएंगे ही नहीं। तो अधिकतर इनमें क्या क्या होगा, जड़, तना और पत्ती जो है वो होगी ही नहीं, यानी जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। क्योंकि इनमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं इसलिए फल भी नहीं बनते हैं। फल जब बनता है तो उसके लिए पहले जो है पुष्प उगता है उसमें, फिर उसके बाद वही चीज़ जो है आगे बढ़ता है और उसमें फल उग जाता है। तो इसमें जो है वंश वृद्धि जो है वो पुष्प से नहीं होती है, बल्कि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार की रचनाओं बीजाणुधानियों में उत्पन्न होने वाले बीजाणुओं के द्वारा होती है। कवक, शैवाल, मांस, फन जो है वो इनके प्रमुख सदस्य हैं। मांस जो है वो एक पौधा होता है जो वर्षा ऋतु में दीवारों पर हरी मखमल के रूप में उगाता है। देखा होगा आपने ना, बारिश में जो है वो काई जैसे जमने लगती है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब जो है अपुष्पीय पौधे कहलाएंगे। कवक जो है बैक्टीरिया वाले हो गए है ना, शैवाल हो गए, और मांस का हो गया, और उसके बाद फर्न हो गया। ये आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप से कई कई जगह जो है वो दीवारों पर ऐसे करके निकल आते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, अपुष्पीय पौधे कहलाते हैं। यानी अपुष्पीय से तात्पर्य है बच्चों जिसमें आ यानी होता है नहीं लगना, और पुष्प यानी फूल, जिनमें फूल नहीं आते वो पौधे क्या कहलाएंगे, अपुष्पीय पौधे कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट आधार है पौधे के वर्गीकरण का आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर यानी जो पौधे होते हैं वो पुष्पीय पौधे जो है आकार में छोटे या बड़े होते हैं। आकार के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कुछ को कहा जाता है शाक,
फिर उसके बाद झाड़ी और वृक्ष। शाख यानी ये होता है कि बहुत छोटे छोटे से, यानी 1 मीटर से भी कम नाप के छोटे पौधे होते हैं। इनका तना कोमल, पतला तथा कमजोर होता है, जैसे मक्का, मटर, पालक, यानी छोटे छोटे से। आपने देखा होगा ना पालक का जो देखा होगा पौधा ना, तो ये जो पौधे क्या होंगे, 1 मीटर से भी कम नाप के छोटे पौधे होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, 1 मीटर से कम वाले जो पौधे क्या कहलाएंगे, शाख कहलाएंगे। ये देखिए सरसों का है और ये मक्का हो गया ना। तो ये जो है, इसके अलावा जो पालक है, आपको पालक तो सबके घर में आती होगी, आपको पता होगा कैसे दिखती है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, शाख कहलाते हैं। इनकी नाप क्या होती है, 1 मीटर से भी कम होती है, छोटे होते हैं। झाड़ी, तो झाड़ी जो है वो कौन से पौधे कहलाएंगे जिनको झाड़ी कहा जाएगा, तो ये जो है 1 से लेकर के 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले होते हैं। कठोर व मजबूत पौधे होते हैं। इनमें ध्यान दीजिए बच्चों, तना जो होता है वो बहुत ही लचीला सा होता है, पतला सा होता है, कमजोर होता है। जबकि झाड़ी जो रहती है उसमें तना जो है वो स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा उनका जो है वो ट्रंक है, यानी तना है। ठीक है, तो ये इसमें बहुत ढेर सारी क्या होती जो शाखाएं जो हैं वो बहुत सारी निकली रहती हैं। तो ये 1 से 3 मीटर की औसत ऊंचाई वाले होते हैं। कठोर व मजबूत पौधे होते हैं। इनका मुख्य तना स्पष्ट नहीं होता और ये अधिक शाखित होते हैं, यानी उसमें ब्रांचेस जो हैं वो ढेर सारी निकली रहती हैं, इधर से भी ऐसे निकली रहेंगी। आपने गुलाब का जो पौधा देखा होगा ना, उसमें ढेर सारी चीज़ें, ऐसा नहीं रहता कि एक मोटा सा ऐसे बस निकला रहा है फिर उसके बाद में वो पेड़ जैसा बने, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो झाड़ी होती है वो क्या होता है, वो तना जो है स्पष्ट नहीं होता, इधर से उधर से ब्रांचेस निकली होती हैं और आपस में क्या होते हैं, उलझ जाती हैं। जैसे गुलाब हो गया, करौंदा हो गया, गुड़हल हो गया, तो ये सब जो है वो कौन से पौधे के अंतर्गत आएंगे, झाड़ी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आकार के आधार पर शाख हो गया, झाड़ी हो गया। अब इसके बाद है तीसरा क्या है हमारा, वृक्ष। तो वृक्ष यानी होता है बड़े पेड़, यानी 3 मीटर से अधिक अगर लंबा पेड़ है तो वो क्या कहलाएगा, बड़ा पेड़ कहलाएगा। इनका तना क्या होगा, मोटा होता है, काष्ठी होता है, यानी लकड़ी वाला होता है, शाखित या अशाखित होता है, यानी इनमें शाखाएं होती भी हैं और नहीं भी होती हैं। लेकिन तना क्या होगा, इनका मोटा होगा और ये लंबे होंगे बच्चों, 3 मीटर से भी अधिक लंबे होंगे। तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाएगा, वृक्ष कहा जाएगा। तना जो होता है बच्चों बेलनाकार या बहुभुजाकार होता है। बेलनाकार से मतलब ये है कि गोलाकार होगा उसका जो तना, आपने देखा होगा ना, यहाँ से ये चारों तरफ से गोल होता है। और तथा बहुभुजाकार यानी होता है कई भुजाएं निकली होती हैं, जैसे इसमें ब्रांचेस कई यहाँ से भी निकली है, यहाँ से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं निकली होती जिस तरीके से झाड़ी में निकली होती है। 1 या 2 मेन होगा, लेकिन नीचे जो है वो उसका ट्रंक जो होगा, नीचे जो है तना जो होगा वो केवल एक मोटा सा होगा। ठीक है, तो ये मोटा उसका तना होता है, काष्ठी होता है, लकड़ी वाला होता है, शाखित या अशाखित होता है। तना जो है बेलनाकार या बहुभुजाकार होता है, जैसे कि नीम का पेड़ आपने देखा होगा, आम का पेड़ देखा होगा ना, चीड़ का पेड़ देखा होगा, नारियल का पेड़ देखा होगा। ये सब क्या कहलाते हैं, वृक्ष कहलाते हैं, क्योंकि ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। समझ में आ रहा बच्चों। तीसरा बच्चों आधार है आयु के आधार पर। तो आयु के आधार पर हम पौधों को कैसे बांट सकते हैं, तो आयु यानी आयु से तात्पर्य है यानी उनका कितना जीवन है, कितने वर्षों तक पेड़ जो है वो जीवित रह सकते हैं। इसके आधार पर हमने पौधों को जो है 3 भागों में बांटा। कुछ पौधे 1 वर्षीय पौधे होते हैं, कुछ पौधे द्विवर्षीय पौधे होते हैं और कुछ पौधे बच्चों बहुवर्षीय पौधे होते हैं, यानी कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो बच्चों प्रत्येक जीव जंतु की आयु क्या होती है, एक निश्चित आयु होती है। अब उस आयु को पूरा करते हैं उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो पौधे भी उसी तरीके से मरने लगेंगे ना। तो कुछ पौधों का जीवन जो है वो कुछ महीनों का होता है, जबकि कुछ पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं ना। आपने सुना होगा अरे वो तो 100 साल पुराना पेड़ है, ऐसे करके। तो पौधों की भी आयु होती है ना, और आप जब बड़े होंगे ना तो आप जानेंगे कि पौधों की आयु को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। उसमें रिंग बन जाती हैं पौधे की, जो तना होता है ना उसमें, तो उसके आधार पर जो है पौधों की आयु को नापा जाता है। तो ये तो अलग बात है, लेकिन हम जान रहे हैं इसमें कि पौधे जो हैं उनकी भी आयु होती है और आयु के आधार पर जो है वो 3 भागों में बांटा गया है पौधों को, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो 1 वर्षीय नाम से स्पष्ट है बच्चों कि ऐसे पौधे जो 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फूलते फलते हैं और अंत में सूख करके अपने आप सूख जाएंगे। वो उनको ऐसा नहीं होगा कि आप कितना भी उसमें पानी डालिए, खाद डालिए, लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेंगे और अंत में सूख करके समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए फसलें, जितनी भी फसलें बोई जाती है ना वो 1 वर्ष से कम की होती है ना, उनको काटना पड़ता है। चना, मटर, गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, ये सब जो है वो 1 वर्षीय पौधों के अंतर्गत आते हैं ना। इनके पौधे जो है वो 1 वर्षीय होते हैं, यानी कुछ महीनों के अंदर वो बढ़ जाते हैं और उनको फिर काटना पड़ता है, नहीं तो वो सूख जाते हैं, अपने आप ही अंत में सूख जाते हैं।
अब है बच्चों द्विवर्षीय पौधे। तो ये पौधे 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहले वर्ष में पौधे में जड़, तना तथा पत्तियां पूर्ण रूप से विकसित होती हैं, यानी पहला जो साल होगा उसमें जड़, तना, पत्तियां जो हैं वो विकसित होंगी। अब इसके बाद फिर द्वितीय वर्ष जब दूसरा साल आएगा तब उसमें फूल लगेंगे, फल लगेंगे और बीजों का निर्माण कर नष्ट हो जाता। और दूसरा जो साल होगा उसमें फूल, फल लगेंगे और बीजों का निर्माण होगा। इसके बाद फिर 2 साल बाद वो पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं? वो द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। जैसे कि केला, ठीक है, तो ये केला कैसा पौधा है? द्विवर्षीय पौधा है। समझ में आया? 1 वर्षीय पौधे आप समझ गए, द्विवर्षीय पौधे आप समझ गए बच्चों। अब हम चर्चा करते हैं बहुवर्षीय पौधे। बहुवर्षीय से तात्पर्य है बहुवर्षीय नहीं, बहुत से वर्ष, है ना। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं ना, उसमें हमेशा पूरा उनका जीवन चक्र चलता रहता है, यानी उसमें फूल आएंगे, फल आएंगे, फिर उसके बाद फिर झड़ेंगे, फिर उसका फिर से दोबारा नया साल आएगा तो फिर से उसमें ये प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक बार फूल और फल देने के बाद वो नष्ट हो जाए, बल्कि कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाएगा? बहुवर्षीय पौधे कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तो शाक, वृक्ष और झाड़ी तीनों ही तरह के पौधे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल पेड़ ही होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये शाक भी हो सकते हैं, कुछ शाक ऐसे होते हैं, कुछ झाड़ियाँ ऐसी होती हैं, कुछ वृक्ष इस तरीके के होते हैं जो बहुवर्षीय होते हैं। जैसे कि दूब, घास, ये क्या है? हमारी शाख है ना। तो ये, लेकिन ये ऐसा नहीं होता कि 1 साल में ही नष्ट हो जाए, ये बहुवर्षीय है। गुलाब का पेड़ की जो झाड़ी है ना, वो भी जो है वो क्या है? बहुवर्षीय है। आप एक बार लगा दीजिए गुलाब का पेड़, तो उसके बाद फिर वो कई सालों तक चलता रहता है। आम, है ना, देखा होगा आपने, आम तो फिर जो है वो किस में आएगा? पेड़ में आ जाएगा। कटहल, तो ये सब जो है वो बहुवर्षीय पौधे हैं। तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि पौधों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पौधे के विभिन्न भागों की संरचना और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। ये वीडियो क्लासेस जो हैं एकदम निःशुल्क हैं, आप भी इसका लाभ लीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रेरित कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।